ठीक है। आज हम लोग जो यानी कि बात करेंगे, यानी कि बेसिकली बोर्स मॉडल हो चुका है। आज हम लोग यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। और हमारे पास आज तारीख है 03 और 02 और 3। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कुछ रिकॉल करा देता हूं कल की क्लास के लिए। जो कल की क्लास में पर आप लोगों को मैंने कल की क्लास में रेडियस का फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी का बताया था, काइनेटिक एनर्जी का बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का बताया था। ठीक है, और यानी कि हम लोगों ने क्या करा था, टोटल एनर्जी का जो यानी कि जो है फॉर्मूला बताया था। ओके, अब यानी कि आप लोगों को मैंने ये सारी चीजें जो यानी कि क्या करा था, यानी कि जो है आप लोगों को बताया था। अब देखिए यानी कि रेडियस का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और किसमें होगा, यानी कि एंगस्ट्रॉम में। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू यानी कि जेड बाय यानी कि एन बताया था। अगर जो 6 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, यानी कि जो है मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था, 13. 6 into z square upon n square. वेरी गुड, ठीक है, जेड बाय एन स्क्वायर बताया था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कितना बताया था, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो है यानी कि फॉर्मूला बताया था। ठीक है, टोटल एनर्जी का क्या बताया था कि काइनेटिक Minus एनर्जी 36 into z माइनस square ऑफ upon. काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. और आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, MVR. एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, एक एमवीआर। लेकिन हम लोग जो यानी कि क्या करेंगे, कौन सा वाला यूज करेंगे, जो यानी कि यूज करेंगे NH/2। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें जो हम लोगों ने कल की क्लास में यानी कि जो है पढ़ लिया था। ओके, चलिए अब आपके पास देखो यानी कि क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें जो है यानी कि क्या करना है कि रेशियो निकालना है वेलोसिटी का फिफ्थ और बोर ऑर्बिट और लिथियम के यानी कि जो फोर्थ बोर ऑर्बिट। शायद आप लोगों को वेलोसिटी का रेशियो मैंने कल की क्लास में बताया था। अगर सपोज करो कि आपके पास अगर से नहीं है तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा था वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाता है, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाय एन। अब देखो यहाँ पे अलग अलग जेड है तो अलग अलग जेड लिख लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस, मैं इसको Z1 मान लेता हूँ, इसको N1 मान लेता हूँ। उसी प्रकार से मैं V2 यानी कि जो है अगर मैं बात करूँ ये किसके लिए निकाल रहा हूँ, मैं लिथियम प्लस के लिए। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए निकाल रहा हूँ, बेरिलियम +3 के लिए। ठीक है, अब देखिए यानी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से सेम लिखूंगा, 2.18 इंटू 10⁻6। ठीक है, और यानी कि क्या हो जाएगा, Z1 इंटू N1, सॉरी यहाँ पे Z1 नहीं होगा, Z2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z2 और यानी कि क्या हो जाएगा N2, यानी कि जो है ये क्या हो गया, Z2 और डिवाइडेड बाई यानी कि N2। मुझे रेशियो निकालना था, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, VLi+2 डिवाइडेड बाई V बेरिलियम +3। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि रेशियो निकाल लेंगे। यानी कि इसका देखो कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10�6 इंटू यानी कि क्या हो जाएगा। अब देखो Z1 कितना है, लिथियम के लिए Z कितना होता है बताइए, 3. 3। वेरी, और कौन से ऑर्बिट के लिए कह रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, यानी कि क्या ले लोगे, फिफ्थ ले लोगे। ओके, अब हमारे पास नीचे भी हो जाएगा 2.18 इंटू 10�6 इंटू Z2, बेरिलियम के लिए कितना हो जाएगा, Z 4, 4. और यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि 4, और ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3/4 यहाँ से 4 4 कट जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3:5 रेशियो आ जाएगा।
क्या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग निकाल लीजिएगा। जनरली वो आपको बहुत मैंने आज तक में भेजे हुए हैं, उसमें बहुत तरह के इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यानी कि अब आपके पास पूछता है कि इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस, ठीक है, इज वाई, देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। यानी कि अब आपको यानी कि क्या करना है, इसके लिए निकालना है। तो आप लोग फटाफट से इसको निकालिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। सॉरी, अगर जब किन्हीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो जैसे मैंने जो पेपर भेजता हूं तो वापस मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। इन केस कभी ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। बनाना जरूर है, क्योंकि आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या चीजें आ रही है। मैं कहूंगा कि आप जो आईआईटी लेवल के हैं उसको मत बनाना, लेकिन जो नीट के हैं उनको जरूर बनाना। वैसे सारे क्वेश्चन मैंने इजी लेवल के ही दिए हैं, हार्ड लेवल के नहीं दिए हैं, क्योंकि आईआईटी का शायद ही उसमें कोई मिलेगा, वो भी मिलेगा तो यानी कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए, बस मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है। चलिए, अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट देता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला को मुझे बताना चाहोगे क्या होता है? 2.18 into 10 raised to power 6 meter per second. यानी कि 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन। ये मीटर पर सेकेंड होगा या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड? मीटर पर हाँ, ओके। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आप देखोगे ना, तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि जब आपके पास पेपर आएगा, जब नीट का पेपर हो जाएगा, मेरे ख्याल से 7 जून को पेपर है, ठीक है, अगर जब आप देखोगे तो यानी कि 7 जून को है, उनमें ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है, तो बनाएंगे कैसे? इसीलिए वो लोग क्या कर जाते हैं, सब चीज आते हुए भी यानी कि नहीं आता है। जब हमारे पास मैं जब पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको 1 से लेकर 30 तक जो पूरे के पूरे मास याद करा दूंगा और एटॉमिक नंबर याद करा दूंगा। ठीक है, आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी मेरी मैं ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा जो है आप लोगों का यानी कि जो होगा, यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो है पूरा का पूरा याद कर लेंगे 130। मैंने जहां भी पढ़ा है तो बच्चे लोगों को आराम से याद हो जाता है, तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो गया, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय जेड बाय एन। अब वो कहता है वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस इज वाई। अगर जो मैं कहूं तो यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है वाई, और ये कौन से ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए, 10 टू द पावर 6 इंटू लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और ये कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है 2 के लिए। ठीक है, यानी कि इसको कर रहा है। अब वो कहता है देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस। मेरे को क्या निकालना है, वी बेरिलियम के लिए निकालना है। ठीक है, तो वी बेरिलियम प्लस 3 के लिए मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट है तो यानी कि 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू, अब यानी कि बेरिलियम में, बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, और यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट है तो यानी कि कितना हो जाएगा 5। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको निकाल सकते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 1 मान लिया, और इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 2 कर लिया। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि y इक्वल टू वी बेरिलियम प्लस 3, और यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 3/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि मैं इसको हटा के यहाँ पे एक एरो डाल के जो है यानी कि लिख देता हूँ, ताकि कि आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। मैं यहीं पे बना देता हूँ। अब देखिए यानी कि इस प्रकार से है। अब देखो वी बेरिलियम प्लस 3 है तो 2.18 यानी कि 10 टू द पावर 6 है, इंटू कितना हो गया 4/5। अब यानी कि आपको क्या करना है कि इसको निकालना है, y इक्वल टू वी बेरिलियम प्लस 3, और यानी कि 3/2 इंटू, जस्ट इसको अपोजिट कर दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 5/4।
यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बेरिलियम प्लस 3 और इक्वल टू 15/8 हो जाएगा। आपको v बेरिलियम निकालना है, यानी कि इसको कितना लिख दूंगा 8y और यानी कि 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा v बेरिलियम प्लस 3, और v बेरिलियम प्लस 3 के लिए जो हम लोग क्या लिख देंगे 8y इक्वल टू 15। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। किन्हीं के मन में कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके, बाकी किन्हीं को अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। किन्हीं के मन में लग रहा हो कि ये सर बता दो कैसे होगा। ओके, आगे बढ़ जाए। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। किन्हीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि कि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, MVR और NH/2π। कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद कीजिएगा? मैं लिख भी देता हूँ, मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ, शायद आप लोगों को बाद में ना दिखे। ग्रीन और रेड बाद में अच्छे से दिखता है। एंगुलर यानी कि जो है क्या है हमारे पास मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक तो MVR होता है, दूसरा NH/2π होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? NH/2π। वेरी गुड। NH12। अब देखो एक्चुअली दोनों से निकालोगे ना तो ऐसा नहीं कि दोनों से गलत आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास रखो, फिर वेलोसिटीज का निकालो, फिर रेडियस निकालो, तो आपके लिए काफी ज्यादा जो है कैलकुलेटिंग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम का भी इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप टाइम पे नहीं बनाए, आपको बहुत चीज आता है लेकिन आपने उस 3 घंटे के अंदर सही से परफॉर्म नहीं किया, तो यानी कि आपकी नॉलेज की कोई कदर नहीं होती है। हम लोग जो कद्र करते हैं वो किसको करते हैं? सक्सेस को करते हैं। मुझे नहीं पता कि कई सारे बच्चे हो सकते हैं कि ऐसे भी हों कि एग्जाम में यानी कि क्या कर जाए, यानी कि जो है तुक्का मारे और जो है लड़ जाए और वो काफी अच्छा कर जाए, तो उसको लोग क्या कहेंगे कि जो अच्छे से मेहनत कर रहा होगा, दिखा नहीं रहा होगा, तो खैर ऐसी हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा जो है सक्सेस रखते हैं। तो हमेशा प्रयास करना कि जब भी आपके पास आए तो जो सबसे आसान तरीका हो उसका यूज करना। यहाँ पे n कितना है? 3। हमने यहाँ पे क्या कर देंगे 3h/2π। 3.939 into 10⁻⁻34/pi। ओके, आप लोग तब तक नेक्स्ट बनाइए, मैं फिर इसको समझाऊंगा। अच्छा, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए किन्हीं के मन में कोई दुविधा है तो बता दीजिए, बोलिए। किसी के मन में कोई दुविधा नहीं है? ओके, चलिए कोई बात नहीं। Potential energy -0.70 and kinetic energy 0.85। आपने जो ये एनर्जी निकाली कौन सी निकाली? काइनेटिक एनर्जी निकाली या टोटल एनर्जी? काइनेटिक 0.85 है, पोटेंशियल आपको 0.70। जब भी अच्छा सॉरी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए कहा है ना, छोटी कर देता हूँ ताकि कि ज्यादा। चलिए वेरी गुड, आपने जो है निकाल लिया, मैं निकाल दूं? सभी बच्चे ने बना लिया? सभी बच्चे ने यस। बनाया या नहीं? Yes, sir.
ओके ठीक है, परवीन बनवा लिए? Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए हर्ष बना लिए? यस सर। ओके चलिए, पायल आपका बना? ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाता है, आप लोग बताइए। 13.6 इंटू, यानी कि क्या हो जाएगा, Z बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि और ये किस में आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो, यानी कि 13.6 इंटू जेड, यानी कि हाइड्रोजन है 1 और फोर्थ ऑर्बिट है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 16। अब यानी कि ये कितना आ जाएगा 13.6 इंटू कितना हो जाएगा, करीब करीब मेरे ख्याल से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा अप्रोक्स, मेरे को पता है। 16 इंटू 8 करेंगे तो 144 आता है, इससे तो कम ही आएगा, यानी कि मैंने जो इसलिए क्या लिख दिया 0.7, 8 के करीब करीब आ जाएगा आंसर। यहाँ तक किन्हीं को कोई 0.8 दिक्कत? हाँ 0.85 आया। 0.8 0.85 आया। देखो Yes, 16 इंटू 8 करोगे तो कितना होता है, सॉरी 8 4 12 128, ओके सॉरी, यानी कि 0.85 आ जाएगा। ठीक है, 0.85 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से जो है इसकी वैल्यू आ गई। अगर जो इसकी वैल्यू इतनी आ गई तो यानी कि अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ -2 काइनेटिक एनर्जी। kinetic energy. तो यानी कि -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बताइए। -1.7. यानी कि 1.70। 8.5, अब यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद है, यानी कि कितना आ जाएगा -17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे 0.85 है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पे 0.85 है, यानी कि कितना हो जाएगा 170 और 2 डिजिट है, तो यानी कि कितना हो जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से एक देखो ना, आपको इस टाइप का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछता है। वो कैसे पूछेगा ना, देखो जैसे मान लो वो एनर्जी दे देगा, जैसे सपोज कीजिए कि मैं एनर्जी निकालने के लिए क्या करता हूँ, एक मिनट में थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। वन मिनट, ठीक है चलिए, जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, यहाँ पे फाइंड द एटॉमिक नंबर फॉर फोर्थ ऑर्बिट इफ इट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी नहीं दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज कितना है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इससे भी एक अच्छा लाजवाब बनेगा कि एक चीज दिया रहेगा, दूसरा चीज आपसे जब पूछेगा, आप देखोगे तो आपको जो मैंने क्वेश्चन भेजा है वहां पे आपको इस टाइप से मिल जाएगा, तो आप फटाफट से बनाइए फिर, ताकि कि हम जो है आगे की जो है टॉपिक को पढ़ सके। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस बार आपसे क्या पूछा है, जेड पूछा है, तो आपके पास देखो मैं बना देता हूँ, क्योंकि 22 मिनट हो चुके हैं, तो फिर क्योंकि Sir, 2 आ रहा है। ओ वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 13.6 इंटू, यानी कि जेड बाय एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो इसका कितना दिया हुआ है 3.6 इंटू 13.6 इंटू जेड, यानी कि कितना दिया हुआ है, जेड निकालना है तो यानी कि जेड स्क्वायर, एन यानी कि कितना दिया हुआ है फोर्थ ऑर्बिट, यानी कि कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, अब देखो यानी कि मैं इधर ले चलता हूं इसको, तो 3.6 और ये इंटू में कितना हो जाएगा 16, और यानी कि ये कितना हो जाएगा 13.6 हो जाएगा इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यानी कि इस प्रकार से, यानी कि कितना हो जाएगा, अब यहाँ से इसको कटाता हूं तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ से जो है आप लोगों का ये करीब करीब जो है अभी जस्ट मैंने निकाला था,
तो कितना है, 1/10⁶, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर जो 3 से मैं करूँ 4 से, तो यानी कि कितना आ जाएगा 24, और यानी कि ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स में देखो तो 4 से कट जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है यानी कि 4, अप्रॉक्स ले रहा हूँ। या वैसे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी कि 2 आ जाएगी। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. हाँ No, चलिए, sir. अब देखो हम लोग जो है अपने, आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप जो है अपनी जो भी बुक है रेफरेंस बुक, आप उसमें देखना, आपको बहुत मिलेंगे। अब एक्चुअली हम लोगों को ना यानी कि स्पेक्ट्रम पढ़ना है। सबसे पहले तो ये समझो कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा है, कहीं देखा है आप लोगों ने स्पेक्ट्रम? No. Yes, sir. कहाँ Yes, देखा है? सर रेनबो देखा है। वेरी गुड। यानी कि जब आप किसी सिंगल लाइट को आप क्या करते हो, मल्टीपल कलर में यानी कि तोड़ देते हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो दो टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन ऑरिजिन एंड बेस्ड ऑन नेचर। ऑरिजिन का मतलब होता है वो कैसे जनरेट होता है, उनका क्या सोर्स है। यानी कि एक होगा इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक क्या हो जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सॉरी फोटोन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, जब फोटोन क्या होगा कि एनर्जी रिलीज करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जब वो कोई फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब दिखेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बेस्ड ऑन नेचर यानी कि क्या हो जाएगा कि कैसा है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। होगा ना कि जैसे कि रेनबो आप लोगों को कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखता है, तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस हो। डिसकंटिन्यूअस में भी दो टाइप के होते हैं, हो सके लाइन लाइन वाला हो या बैंड वाला हो। लाइन का मतलब होता है ऐसे ऐसे हो, बैंड का मतलब कैसा होता है यानी कि छोटे छोटे बैंड के फॉर्म में हो। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या होगा कि इसको जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिकली हम लोगों को जो बात करना है वो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, आप अगर से देखोगे तो। खैर हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। सबसे अगर से सिंपल करूं तो कि एटॉमिक के द्वारा एनर्जी रिलीज और गेन के कारण जब वो क्या करता है वेव या एनर्जी रिलीज करता है, तो उस दौरान वेव का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि E इक्वल टू hc/λ होता है, याद है आप लोगों को? यस सर। Yes. वेरी गुड। Yes, sir. मैंने कहा था कि ये जो एनर्जी जैसे जैसे रिलीज करेगा उसका वेवलेंथ होगा। इसी चीज को हमने कहा था E इक्वल टू h म्यू के फॉर्म में भी लिखा था, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यानी कि क्या होगी, यानी कि अलग अलग होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने बताया भी था कि नीचे की ओर जाने पे यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज करता है, और ऊपर की ओर जाने पे यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते चले जाता है। कहता है द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड ड्यू टू द एन एटम और मॉलिक्यूल्स मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, या लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो कि सपोज करो कि मैं समझाने के लिए आपको एक एटम लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे ही कोई एक एटम ले लिया, अब यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है, इस दौरान जब ये जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जब ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो यानी कि इसके कारण ये एब्जॉर्प्शन एनर्जी होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं कि जितना आप एनर्जी दे रहे हो सभी के सभी यूज हो जाता है, नहीं। कुछ एनर्जी, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो क्या जितना का हम लोग फ्यूल लेते हैं क्या सभी के सभी जो है क्या वो आपकी गाड़ी जलने में ही गाड़ी के चलाने में ही यूज होती, नहीं, बहुत सारे एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे एनर्जी दोगे तो कुछ एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, चाहे यहाँ से वापस जा रहा हो हायर स्टेट से, यानी कि जब नीचे जा रहा हो। जैसे देखना मैं समझाने के लिए, जब आप लोग कभी गांव घर में, अगर जब शहर से लोग गांव घर में जाते हैं तो जिस कारण से देखना कि वो क्या करता है कि बहुत ज्यादा जो है पैसे उड़ाता है, यानी कि कुछ जबरदस्ती का कुछ इधर उधर दोस्त को या इधर उधर कर देता है। यानी कि हर दौरान यानी कि क्या होगा कि कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करता है यानी कि रिलीज करता है या रिलीज करेगा। और ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो यानी कि इसकी वेवलेंथ होगी, और इस वेवलेंथ के कारण हम लोग क्या कर लेंगे यानी कि जो है स्पेक्ट्रम मिलेगा। और उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि
एटम के कारण यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये आई या नहीं आई? Yes, sir. ओके। यस Yes, sir. मतलब सिंपल शब्दों में कहो तो कि एनर्जी रिलीज और गेन के दौरान यानी कि क्या होगा, कुछ एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म से पास कराएंगे, और उनके बाद जो यानी कि स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। ओके, किन्हीं को मेरे ख्याल से मतलब कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखो, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होगा ना वो दो तरीके से बनेगा। एक मैंने कहा था कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी जब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब एनर्जी रिलीज करने के कारण मिलेगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के कारण मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे मान लो कि आपने जब किसी से कोई चीज लेते हो तो यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया, और अगर जब आपने किसी चीज को तो ये दिया तो यानी कि क्या हो गया, इमिशन हो गया, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एक एक करके पढ़ते हैं। देखो कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ध्यान से मेरी बात से सुनना, क्योंकि इसकी सीरीज को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, अब व्हाइट लाइट है, मान लो ये कोई भी व्हाइट लाइट है, आप लोगों के घर में जो भी है यानी कि जो है व्हाइट लाइट आती है, आपने क्या करा, कोल्ड गैस से पास करा दिया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आपने कोल्ड गैस से बनाया तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, कोल्ड गैस की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब आप इसको पास कराओगे कोल्ड गैस से तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर जब कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस जगह पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उस जगह का वेवलेंथ खत्म हो गया, फ्रिक्वेंसी खत्म हो गया। अगर उस जगह का फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ खत्म हो गया तो उस जगह पे क्या दिखता है, यानी कि ब्लैक कलर दिखता है। खैर आप लोगों को याद नहीं होगा, मैंने एक चीज बताया था कि आपको व्हाइट लाइट कब दिखता है, जब सभी के सभी रेस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, यानी कि जो है ब्लैक कलर दिखाई देगा, सॉरी व्हाइट कलर दिखाई देगा। लेकिन अगर जब उसने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया और उससे यानी कि इमिट नहीं हुआ, तो आपको जो है वो कोई जो चीज दिखाई देगा, यानी कि जो है ब्लैक कलर दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि मान लो सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल के रूप में कह रहा हूँ कि मेरे पास यानी कि 1 रुपया 2 रुपये सब 1 1 रुपए के नोट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, सपोज करो कि एक बच्चे ने इसको खींच लिया तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, यानी कि जो है कुछ नहीं होगा, यानी कि पूरा ब्लैक कलर आ जाएगा, यानी कि खाली हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे फिर दूसरे बच्चे ने ले लिया। आप लोगों ने एक गेम खेला होगा कि शायद पता नहीं आप लोगों ने खिलाया कि नहीं खिला, यहाँ पे कुछ मिठाई जलेबी के टुकड़े को बांध दिया जाता है रस्सी से, ठीक है। और बच्चे को कहते हैं, यानी कि पूरे हर जगह पे बांधा रहता है। वैसे तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हर एक जो है थ्रेड से यानी कि जो है बांधा हुआ है मिठाई, ठीक है। अब यानी कि जो है आप लोगों को यानी कि जो इस प्रकार से मिठाई, अब यहाँ पे बच्चे रहते हैं, इसमें से जो उछल के जौन से मिठाई ले लेता है वो उसकी हो जाती है, हाथ बंधे रहते हैं, तो यानी कि इस प्रकार से। अब जिस जगह की मिठाई ले लेगा, सपोज करो कि इस जगह की ले लिया, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि जब यहाँ पे क्या होता है कि व्हाइट लाइट के पास कोल्ड गैस की एनर्जी कम होती है, तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आपके मन में आएगा कि सर सभी क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी इसके पास ये, अगर जब कोल्ड गैस के पास कैपेसिटी नहीं होती सभी को क्या कर ले, sir, when electron excited from ground state it release or absorb light। एक्चुअली आपने क्या करा कि जब ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट को भेज रहे हो, ठीक है। अब यानी कि इसको आप एनर्जी दोगे, तो एनर्जी दोगे तो यानी कि क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तभी तो जैसे मान लो, आप ही लोग खुद सोचना कि मान लो सपोज कीजिए कि आप लोगों को ज्यादा पैसे कमाना है, या मैं कहूँ तो ज्यादा पैसे के सेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप लोगों को बड़ा आदमी बनना है, तो यानी कि आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि आपके पास जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यानी कि इस दौरान जब आप नीचे से हायर जाते हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा अमीर आदमी हो तो आपको नीचे आने के लिए कुछ ना कुछ पैसे क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। यानी कि इस दौरान जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट जाते हैं तो एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, अब जैसे ही हमारे पास यानी कि क्या हो गया कि मान लो कि यहाँ पे जो जो चीज इसने एब्जॉर्ब कर लिया जो पार्ट को, उस जगह पे यानी कि क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा।
मैं यहाँ पे वेकेंट बना देता हूँ ताकि कि आप लोगों को दिख जाए। ओके, ये जो है मैंने वेकेंट कर दिया, ये वेकेंट कर दिया और ये वेकेंट कर दिया। तो यानी कि अब जहां जहां वेकेंट हो गया वहां वहां पे आपको कलर कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा, बाकी जगह रेड कलर दिखाई देगा। मैंने भी वैसे ही किया कि आप लोगों ने, जैसे कि आप लोगों को मैं समझाने के लिए एक चीज बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है व्हाइट लाइट को आपने 7 कलर में जरूर स्पेक्ट्रम करते हुए देखा होगा। ठीक है, यानी कि व्हाइट लाइट को क्या करते हुए देखा होगा, 7 कलर में। तो 7 कलर में तो यानी कि आप लोगों को पता है विब्योर के फॉर्म में टूटता है, वी आई, इधर से मैं लिख देता हूँ, वी आई बी जी वाई वाई ओ आर। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, जैसे रेड खत्म होते होते ये ऑरेंज शुरू हो जाता है, ऑरेंज के खत्म होते होते यानी कि येलो शुरू हो जाता है, येलो के खत्म होते होते यानी कि क्या हो जाता है, ग्रीन शुरू हो जाता है, और यानी कि ग्रीन के खत्म, बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअस होता है। लेकिन मान लो कि कुछ एनर्जी, मान लो कि पूरा का कलरफुल है, अलग 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 जगह पे मैंने जो है बस आप लोगों को लिख दिया। हो सकता है कि पर्टिकुलर रीजन में यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया हो, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया हो, अब यहाँ से यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया हो, और यहाँ से यहाँ की एनर्जी को यानी कि क्या कर लिया हो, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया हो, और यहाँ से यहाँ की एनर्जी को क्या कर लिया हो, एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, अगर यहाँ से यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो इस जगह पे क्या दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा। हाँ, यानी कि जो ब्लैक कलर, यानी कि जब एनर्जी वेवलेंथ ही नहीं आएगा तो उस जगह पे एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया उसने। अब जब कोल्ड गैस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो यानी कि आपको क्या दिख गया, यानी कि जो है ब्लैक कलर दिख गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही पैटर्न आता है कि देखो मेरे पास 4 कलर था इसलिए मैंने जो है 4 कलर का यूज किया, कि यहाँ पे देखो रेड कलर आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखो बीच में ब्लैक कलर है, यानी कि इसका मतलब है कि ये वाले स्पेक्ट्रम को इसने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे ब्लैक कलर, तो यानी कि इस जगह के कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, ये इस जगह के कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पे बाकी जो कलर आएंगे उसकी जगह पे एब्जॉर्ब कर लिया। आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर जो है डायग्राम दिख जाएगा। अब जब ये एब्जॉर्ब हुआ तो देखो छोटे छोटे बैंड के फॉर्म में, रेंज में है, यानी कि 2 से 4, 5 से 7, 8 से 10, 10 से 12, इस प्रकार के रेंज में है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये तो तरीका हो गया जनरल तरीका, यानी कि हम लोग समझाने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बनता कैसे, मरकरी वेपर लैंप लेते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है यहाँ पे पास कराते हैं, और जैसे ये पास कराते हैं तो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से आपको 7 कलर में यानी कि जो है टूटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये जो है यानी कि इस प्रकार से, और जो इसका जो दिखता नहीं, यानी कि छोटे छोटे बैंड के फॉर्म में दिखता है, जैसे ये है, मैंने भले ही इसको यहाँ पे ऐसे बना दिया है, लेकिन ये आपको क्या होगा, यानी कि जो है इस प्रकार के बैंड के फॉर्म में यानी कि क्या होगा, दिखाई देगा। ओके, अब देखो आपके मन में आएगा कि सर ये मरकरी वेपर ही क्यों लिया। एक्चुअली मरकरी वेपर लैंप से यानी कि क्या होता है, मरकरी के पास आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होता है, बाकी मेटल यानी कि क्या होते हैं, काफी ज्यादा जो है यानी कि एनर्जी, ये जो है काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि बाकी सॉलिड होते हैं। आपको पता है कि सॉलिड की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है किसकी हो जाती है, गैस की। अगर मैं कहूँ तो यानी किस प्रकार से होती है, उल्टा मैंने डायरेक्शन बना दिया है। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे ज्यादा गैस की एनर्जी हो जाएगी, फिर लिक्विड की, और फिर किसकी हो जाएगी, यानी कि सबसे कम जो है यानी कि सॉलिड की एनर्जी हो जाएगी। अब देखो मरकरी वेपर के पास एनर्जी ज्यादा है। अब ये क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पे अगर जो लाइट आती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से जौन सी पार्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ से वो रिलीज होगा, जितना एब्जॉर्ब करना तो मरकरी वेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी को क्या कर देगा, रिलीज करेगा। इसको हमने क्या करा, प्रिज्म से पास कराया, और जैसे ही प्रिज्म से पास कराएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा कि आपको जो है यानी कि क्या मिल जाएगा, कि इस तरह से बैंड मिल जाएगा। और इस बैंड को हमने देखा तो यानी कि आपको कैसा दिखाई देगा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे टूट 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 के आ रहा है। आप इसको चाहो तो बैंड स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो, क्योंकि ये बैंड के छोटे छोटे बैंड के फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि क्या है, यानी कि बैंड स्पेक्ट्रम है, यानी कि छोटे छोटे यानी कि जो है रेंज के फॉर्म में आ रहा है। इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो जिस कारण से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं कि ये सर नहीं समझ में आया, तो मैं बता सकता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके,
ठीक है, चलिए अब देखो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम इज ओनली पॉसिबल व्हेन एटम गोज टू एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जब इमिशन क्या होगा कि जब लोअर स्टेट से हायर स्टेट चले जाएगा। मान लो कि आपने क्या करा, एनर्जी दिया, एनर्जी लेके ये जो है क्या हो गया, हायर स्टेट में चले गया। अब देखो जब ये वापस लोअर स्टेट में आना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एटम हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं होता है। आपको मैं खुद बताऊं कि अगर आप स्टेबल नहीं होगे ना, तो आपके दिमाग जो है ना गलत दोस्तों के साथ जाएगा। जैसे मान लो कि आप भी उसी टाइप के दोस्त को देखना पसंद करोगे जो आपके साथ अनस्टेबल होगा। दोस्ती भी देखना वैसे ही होते हैं, जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं वो अच्छे स्टूडेंट के साथ जुड़ना होते हैं, जो बदमाश होते हैं वो बदमाश के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। उसी तरीके से हर कोई एटम क्या चाहता है, यानी कि स्टेबल चाहता है। आप लोग भी स्टेबल चाहते हो। कैसे कि सर हम लोग को जैसे अभी पढ़ लोगे, यानी कि आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करोगे, फिर जो है 1.5 साल बाद जो है आप जो किसी अच्छे कॉलेज में चले गए, वहां पे एक फायदा क्या होता है कि आपको सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी, कि आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी। कि हाँ मुझे जैसे मान लो किसी चीज पे स्टडी करना है, तो आपके पास पेशेंट की कमी नहीं होगी। आप देखोगे 10 तरह के पेशेंट, तो 10 तरह के जो है पेशेंट को आपको पता लगेगा कि हाँ इस टाइप की बीमारी है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सपोज करो कि मेरे को जो है, जैसे मान लो कि अभी जैसे कि मेरे कहूँ कि मेरे को जो है डॉक्टर बनाने के लिए जो है मेरे को कहा जाए कि डॉक्टर बना देता हूँ बिना पढ़े लिखे, अब मेरे को क्या उतना पता लग पाएगा किस मरीज को क्या दिक्कत नहीं। अगर यही चीज आपको क्या सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है। प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ आपको डिग्री दे दिया जाता है, वहां पे ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको किस टाइप की बीमारी के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है। और वैसे भी सबसे जो खराब पेशेंट आते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में ही आते हैं, गरीब गुरबा, कपड़े लत्ते जो है खराब है, लेकिन उन्हीं को जो है आप उनकी दुआ हमें लगती है, क्योंकि वो फ्री में नहीं, वो जो हमें फ्री में दुआ दे के जाते हैं। बाकी प्राइवेट वाले तो पैसे देते हैं, तो उसके बदले में वो दुआ नहीं देते हैं। जब गरीब आदमी की दुआ लगती है तो आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे। ठीक है, तो यानी कि कोई भी जो यानी कि एटम भी क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए हायर एनर्जी लेवल में है, तो अगर ये हायर एनर्जी लेवल में, तो यानी कि अपनी एनर्जी को रिलीज करके जो है लोअर स्टेट में आना चाहेगा। और लोअर स्टेट में आने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो जिस कारण से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वही कहता है एक्साइटेड एटम आर नॉट स्टेबल, यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो जो यानी कि क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। टू स्टेबलाइज एटम रिड्यूस देयर एनर्जी बाय इमिटिंग रेडिएशन, यानी कि वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। और जब एनर्जी को रेडिएट करेगा तो हम इस इमिशन को क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एनर्जी जो है इमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो जिस कारण से हम लोग इसको क्या कहेंगे, इमिटिंग रेडिएशन कहेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज यूनिक फॉर ईच एटम, यानी कि जैसे मैं कहूं कि आप सभी स्टूडेंट की जो फिंगरप्रिंट है वो सबकी अलग अलग होती है। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो होती है, यानी कि सबकी जो है क्या होती है, अलग अलग होती है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगर जो मैं हाइड्रोजन का लूं, हीलियम का लूं, लिथियम लूं, अलग अलग एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा वो बिल्कुल अलग होगा, सभी का सिमिलर नहीं होगा। अब कहोगे सर सिमिलर का मतलब क्या, जैसे आपकी उंगली में लाइन देखो, सबका हो सकता है कि किसी का लाइन अलग अलग होगा, इधर उधर होगा। उसी तरीके से हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये वाली गैप हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी वो वाली गैप हो जाए। इस प्रकार से यानी कि कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंस आएगा। और अगर जब कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंस आएगा, तो जिस कारण से इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो ये इमिशन स्पेक्ट्रम आता कैसे है, यानी कि मैं अगर जो समझाऊं, इसको हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने जो है यानी कि जो है वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, अब ये क्या होता है कि देखो एनर्जी यानी कि क्या करेंगे, बहुत ज्यादा देंगे। अब जब ये मरकरी वेपर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या चाहेगा, अपने आप को लोअर स्टेट में लाने का प्रयास करेगा। और इस दौरान ये क्या करेगा, यानी कि एनर्जी को रेडिएट करेगा। और जब ये एनर्जी को रेडिएट करेगा तो सभी को रेडिएट नहीं करेगा, ये वही करेगा जो जो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वही तो करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा एनर्जी रेडिएट कर देगा, नहीं। वो वही वाला पार्ट आपको क्या होगा, यहाँ पे इस बार कलरफुल दिखाई देगा, बाकी वाला नहीं दिखाई देगा। अब आपको मन में आएगा कि सर ज्यादा पिछले बार जो है कलरफुल दिख रहा था, इस बार कम क्यों ऐसा। तो मैं बता रहा हूं कि इस बार सिर्फ वही एनर्जी को रेडिएट करेगा जो यहाँ पे मतलब जितना सा इसके पास एक्सेस होगा। एक तरह से मैं कहूँ तो एक्सेस, वैसे एक्सेस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए जो है एक्सेस का यूज कर रहा हूँ। वही एनर्जी जो एक्सेस में होगा वही एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर जो एनर्जी वही रेडिएट करेगा तो यानी कि वही वाला आपको कलर दिखाई देगा।
तो इस कारण से यानी कि क्या होता है, आपको इस बार जो है ना छोटे छोटे लाइन के फॉर्म में आपको स्पेक्ट्रम दिखेंगे। बाकी जो पार्ट है यानी कि ब्लैक कलर दिखाई देंगे, यानी कि बाकी जो है ब्लैक पार्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे यानी कि क्या हो रहा है, उसने यहीं पे मरकरी वेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया और रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि क्या हो जाएगा, जो इमिट हो रहा है वो आपको छोटे छोटे लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये सरकारी संस्था जैसा है, 100 रुपए भेजोगे तो यानी कि पास कितने रुपए होगा, 1 रुपये का काम होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, ये जो सरकारी संस्था है, पिछला वाला कैसा संस्था है, प्राइवेट संस्था है, कुछ ही पार्ट यानी कि बर्बाद होते हैं। तो इस प्रकार से तो कहता है मेजोरिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इज ब्लैक, यानी कि जो मेजोरिटी जो स्पेक्ट्रम है तो वो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो ब्लैक कलर होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है यानी कि क्या कर लेता है, ये जो है मरकरी वेपर लैंप यानी कि जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कहता है एक्साइटेड एटम ऑन लूजिंग एनर्जी स्पेक्ट्रम, यानी कि जो है आप लोग अगर जैसे ही क्या हो जाएगा कि अगर जो एक्साइटेड स्टेट है और वो लूजिंग करेगा तो यानी कि जो है कौन सा इमिशन स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। और यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रम यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि देखो छोटे छोटे यानी कि जो है लाइन के फॉर्म में मिलता है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस तो दोनों ही है, और ये क्या मिलता है, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस में कौन सा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये इस प्रकार से है। दूसरी बात, हाँ बोलिए, कुछ किन्हीं को कोई डाउट है? ओके No, sir. No. अगर आप देखो ना इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों को मिलाओगे ना तो एक कंप्लीट रेनबो बनता है। यानी कि इसका मतलब है जो पार्ट वो खो रहा था वो इमिशन यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि रिलीज कर रहा है। जो इमिशन यानी कि जो एब्जॉर्ब कर ले रहा था वो कौन करेगा, इमिशन वाला जो है यानी कि रिलीज करेगा। यानी कि इन दोनों को मिला के आप देखोगे तो एक कलरफुल स्पेक्ट्रम बनता है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब यानी कि इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब हमें जो पढ़ना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब का नाम सुना है? Yes. हाँ, आप लोगों को मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड उसमें बताया था प्रोटॉन में डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम कौन सा गैस भर देंगे, H2 गैस भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज यूज किया। अब जैसे ही हमने हाई वोल्टेज यूज किया तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये स्लिट है, स्लिट्स का काम क्या होता है, ताकि कि पूरा के इधर उधर जो है फैले नहीं, एक सिंगल जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसा जो है यानी कि रिलीज। और जब ये आएगा तो यानी कि आपको क्या होगा कि इस प्रकार से आपको क्या हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे। और इस स्पेक्ट्रम को यानी कि क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने एब्जॉर्ब किया। अगर मैं कहूँ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जनरली बनता है ना वो इमिशन के कारण बनता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही क्या होगा, एनर्जी लेगा वो हायर स्टेट में जाएगा और यानी कि वापस जब आएगा तो यानी कि किस कारण से बनेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम के कारण बनेगा। सबसे बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से हमें क्या प्रूव हो गई, यानी कि क्वांटाइज्ड होता है ये। यहाँ से क्या पता लगा, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस टू शो दैट क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होते हैं क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मैंने बताया था, जैसे आप टॉफी खाते हो ना तो क्वांटाइज खाते हो, यानी कि ऐसा नहीं कि आधा आधा, कई बच्चे शेयरिंग करते होंगे तो वो हो सकता है वहां पे है, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉन ये सारी चीजें जो है यहाँ पे फोटोन के फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जनरली मैं कहूँ कि आपको समझाने के लिए आप क्वांटाइज हो, आप कभी भी आपको कोई दो टुकड़े नहीं कर सकता है। कोई कर सकता है क्या? अब बायोलॉजी के अलग नहीं करना कि सर हम खोपड़ी निकाल लेते हैं 3 पार्ट में, सेरेब्रम सेरेब्रम क्या क्या कहते रहते हैं, ठीक है। अब जो यानी कि जो हम लोगों को भरम भरम कहते हैं तो हमें भी डर लगने लगता है, ठीक है। यानी किस प्रकार से हो जाता है, ओके। यानी कि अब वहां पे भले हम लोग जो है यानी कि क्या कर सकते, लेकिन ऐसे एक्चुअली मैं कहूँ कि 2 पार्ट नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे भी हूँ और कहीं और भी हूँ, तो यानी कि इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से प्रूफ भी हो गया, यानी कि जो क्या है क्वांटाइज्ड है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक जो पढ़े उससे ऑब्जेक्टिव जनरली बनते नहीं है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं यानी कि ये इससे बनते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको इसको सारी चीजें याद कराता हूँ,
चिंता मत कीजिए कि हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप लोगों को काम आएगी। अब देखो लाइमन साइंटिस्ट है, ये जो है क्या थे, जो है 4 5 6 साइंटिस्ट थे। मैंने सबके लिए N1 N2 N3 N4 N5 N6 इन्फिनिटी तक यानी कि जो ग्राफ बनाए, इनकी एनर्जी का जो गैप है ना वो ज्यादा है। जैसे जैसे देखोगे यानी कि एनर्जी का गैप कम होता चले जाएगा, जितना ऊपर चले जाएगा यानी कि जो है गैप कम होता चले जाएगा। कहोगे सर क्या हमारे पास इन्फिनिटी सेल होते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको कहा भी था कि यानी कि ये इनफिनाइट सेल होते हैं। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है ये हमारे पे डिपेंड करता है, लेकिन जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। लाइमन ने क्या कहा कि अगर ग्राउंड स्टेट पे अगर जब वेव आएंगे इन्फिनिटी से, तो आपको इस प्रकार से यानी कि जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे। इसको बहुत ही ऐसे आपको वैसे नेक डायरेक्ट से नहीं दिखाई देगा, आपको क्या करना पड़ता है यानी कि काफी जो उनके जो सेटअप होते हैं उनसे जो है देखना पड़ता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उन इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपको ये जो है रेज दिखाई देगा। जब यानी कि क्या होता है कि इस प्रकार से यानी कि यहाँ से यहाँ आएगा, देखो इन्फिनिटी से लाइमन सीरीज में आ रहा है, फिर 6 से, वैसे तो ऐसा नहीं कि n-1 से आएगा n-2 से आएगा, लेकिन हमारे पास जो जो सीरीज अभी तक डिफाइन हुई है, हम लोगों ने क्या करा, एक इन्फिनिटी मान लिया, बाकी सारी चीजों को मान लिया। अब देखो जैसे जैसे आएगा तो यानी कि सारे ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, तो इस सीरीज को लाइमन ने डिस्कवर किया, इस सीरीज का नाम क्या दे दिया, लाइमन स्पेक्ट्रम नाम दे दिया। फिर दूसरे साइंटिस्ट हुए तो उन्होंने कहा कि ये काम ऐसे भी हो सकता है कि मान लो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे चले जाएगा, और इसी प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, एक एक लेवल जो है यानी कि कम होते चले जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि इस सीरीज को नाम क्या दे दिया, बाल्मर ने दे दिया। उसी प्रकार से फिर पास्टन आए, पास्टन ने कहा देखो भाई मेरे नाम का भी सीरीज बनाओ, उन्होंने भी क्या करा इस प्रकार से, थोड़ा नीचे से लेना होगा, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ से सीरीज लीजिए, यानी कि यहाँ से उन्होंने लिया, और इस प्रकार से यानी कि जो है उन्होंने लिया। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए यानी कि ब्रैकेट, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम का भी बनाओ, तो यानी कि इस प्रकार से उन्होंने सीरीज बनाया, और सो ऑन जो है यानी कि बनाते चले गए। अब फिर उसके बाद यानी कि पीफर्ड आए, पीफर्ड ने कहा कि भाई इस प्रकार से बनाइए, और इस प्रकार से इन्होंने बनाया। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से अलग अलग साइंटिस्ट ने यानी कि क्या करा, यानी कि स्पेक्ट्रम को देखा अलग अलग तरीके से। तो जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने जब लाइमन ने देखा तो आपको इतने सारे स्पेक्ट्रम दिख रहे थे, जबकि इसमें देखा तो बाल्मर में यानी कि थोड़े बहुत कम दिख रहे थे। इस प्रकार से सो ऑन, जैसे जैसे जिस साइंटिस्ट ने निकाला उस साइंटिस्ट के आधार पर उनका जो है नाम पड़ गया। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पास्टन सीरीज। अब आपको तो यानी कि कंफ्यूजन होगा, सर लाइमन 1 होगा कि बाल्मर 1 होगा कि पास्टन 2 होगा या 3 होगा 4 होगा, क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, वैसे थोड़ा फनी टाइप का है। लाया, बल्मा, पायल, बड़े प्यार से। ठीक है, अब यानी कि आपको याद रखने के लिए क्या होगा, लाया, बल्मा, पायल, बड़े प्यार से। आपको हम्फ्री सीरीज नहीं है अपनी एनसीईआरटी में, उससे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे एक और चीज पूछा जाता है कि यूवी रेज कितनी है। ये इस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, यूवी। मतलब अच्छा, ये जब बल्मा जब पायल लेके आए तो उर्वशी भी देखने आए, यानी कि उर्वशी इसको क्या आई, यानी कि देखने आई। तो यानी कि इसमें जो यानी कि क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज आता है इसमें। इसमें कौन सी आती है, यानी कि विजुअल रेज आती है। बाल्मर सीरीज में कौन सी रेज आती है, यानी कि विजुअल आती है। बाकी सारे में इंफ्रारेड आती है। ठीक है, यानी कि जो है इंफ्रारेड आती है। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से आपको ये रेज के भी नाम याद रखने की, कौन से भी जो है यानी कि क्या होते हैं। क्या आपको ये पता लग गया लाइमन के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ब्रैकेट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी, यानी कि 4 सेल के लिए निकालना है। यानी कि पीफंड के लिए आपको कितना निकालना है, 5 निकालना है, और हम्फ्री के लिए यानी कि क्या निकालना है, 6 निकालना है। ठीक है, ये जो है आपको बेसिकली जो है ऑर्बिट का नंबर बताएगा। आप इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, किसी भी चीज का निकाल सकते हो। मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक्चुअली जब क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज कैसे वो कर जाते हैं कि सर मान लो कि सपोज करो कि क्वेश्चन दे दिया जाए पास्टन सीरीज के लिए आपको निकालना है, जैसे मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगा। तो पास्टन सीरीज के लिए सपोज कीजिए कि आपको जो है पूछ दिया जाए। अब अभी तो आपको शायद याद हो जाए कि जो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ दिनों के बाद यानी कि आप क्या कर जाओगे, यानी कि भूल जाओगे। तो आपको ये अगर याद है, लाया, बल्मा, पायल, बड़े प्यार से, तो आप लोग देख सकते हो। और यानी कि लाइमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट होता है,
और ये विजुअल होता है, और ये क्या होता है यानी कि इंफ्रारेड होता है। खैर, मैं चाहता हूं कि अब ये जो एनर्जी है ना, इसको मैं क्या करता हूं यानी कि वेवलेंथ के टर्म में निकालता हूं। आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि E1 माइनस E2, यानी कि बेसिकली मैं चाहता हूं कि इसकी एनर्जी अगर जो E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, तो मैं इन दोनों के बीच का वेवलेंथ निकालना चाहता हूं, यानी कि जो वेवलेंथ है, यानी कि ये वाली जो वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ होगी। अगर जब मुझसे पूछा जाए यहां से यहां तक की जो ये जो फोटोन आ रहा है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो मैं कैसे करूंगा, इन्फिनिटी माइनस यानी कि n1 कर दूंगा। तो उसी तरीके से हमने भी यहाँ पे क्या करा कि इस प्रकार से यानी कि क्या लिखा, यानी कि लिखा। आप लोगों को याद हो जो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को शायद याद है कि नहीं याद है, मुझे पता नहीं। मैं इस चीज को यानी कि आप लोगों के लिए डिराइव भी कर देता हूँ, यानी कि डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। और आपको पता है यानी कि अगर जो E2 यानी कि अगर जो एनर्जी ले लूं, क्या ले लेता हूं, -13.6 इंटू यानी कि क्या हो जाएगा, Z/n का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों है तो यानी कि मैं यहां से क्या ले सकता हूं, यानी कि -13.6 इंटू कितना हो जाएगा, अगर जो Z2/n2 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और E1 भी माइनस है, तो यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया, यानी कि प्लस हो गया। ओके, मैं यहाँ पे 13.6 ले लेता हूँ, ये पहले भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली आप लोगों का 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नो No, सर। sir. ओके, हाँ, क्योंकि मैं एक स्पेक्ट्रल वाला भी जो है आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। Z2n2 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस लिख देता हूँ, तो 13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर बाय Zn2 का स्क्वायर, इधर उधर लिखना है, यानी कि n2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए, 13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि n1 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू Z2 का स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर। और यहां से आप क्या ले लो, 13.6 इंटू क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर माइनस Z2 डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, n2 का स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि इसको ना मैं क्या करूं कि आप लोगों को बताया था एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, hc/λ। ठीक है, तो मैं इसको hc/λ लिख दूं, यानी कि hc/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू ये सेम चीज लिख देता हूं। अब मैंने चाहता हूं कि 1/λ के फॉर्म में लिख दूं, यानी कि 1/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू hc। और यहाँ पे जो है सिमिलर जो है यानी कि Z1 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर, और यानी कि क्या हो जाएगा, n2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यानी कि इसकी जगह पे यानी कि क्या लिख दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट लिख देंगे, 1/λ की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, RH। और इसका मतलब क्या होता है, यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, यानी कि कितना हो जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। शायद थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं नेक्स्ट पेज में ऐड कर दूं, क्योंकि बाद में आप लोगों को शायद दिक्कत होगा देखने में। ये समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, यहाँ पे E2 माइनस E1 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिटेगा नहीं। ओके, यहाँ पे जो है E2 माइनस E1, और उसको डायरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया है, यानी कि जो है लिख दिया है, मैंने जो है डायरेक्ट लिख दिया है E2 माइनस E1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे HC है, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, RH लिख दिया। और इस RH की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ हो जाती है। मैं कहूंगा कि 1/RH की जो वैल्यू लेना वो कितना लेना, 912। आप इसको याद रखना, आपको ये बुक में नहीं बताया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये चीजें जो है आपको कैलकुलेशन करने में काफी आसान जो है मिलेगी। अब मैं चलता हूं, यानी कि आपको ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कई बार जो यानी कि पूछा जाएगा, वेवलेंथ किसी का या फ्रीक्वेंसी किसी का पूछ ले, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से वापस रिटर्न जो है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्लास होगा कल की क्लास में, तो वहां से हम लोग निकालेंगे। अब आपके सामने जैसे मैं कहूं कि आपसे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पूछता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में वो समझाने के लिए करता हूं कि जैसे कि मेरे पास मान लो कि यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बताइए कितना होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे, ठीक है,
अब यानी कि ये N1 है और ये N2 है और ये N3 है और ये N4 है। आपसे पूछ रहा है कि N4 से लेके ग्राउंड स्टेट में बन रहा है तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी। एक तो हम लाइमन के लिए बनाएंगे तो देखो कितनी बनेगी, 1 2 और ये 3, ठीक है। और यहाँ पे वाल्मर के लिए बनाएंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 2, और यहाँ पे बनाएंगे तो यानी कि कितना बनाएगा, 1। अब इस प्रकार से देखो टोटल कितनी बनी, 6। अब मेरे पास एग्जाम में समय तो है नहीं कि मैं एक एक करके यानी कि जो सबको काउंट करूं, तो मैंने क्या करा कि आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला दे दिया, यानी कि N2 माइनस N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यानी कि 2। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, N2 माइनस N1 इक्वल टू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे आपसे इसी के लिए मैं कहूं कि फाइंड द, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं, क्वेश्चन है फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन Humphrey to बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब आपसे क्या कर दिया, यानी कि इस प्रकार से पूछ दिया। अब आपको सबसे बड़ी पहले दिक्कत लिखना होगा, पहला सीरीज होता है लाइमन सीरीज, दूसरा क्या होता है बाल्मर सीरीज, तीसरा क्या होता है पास्चन सीरीज, चौथा क्या होता है लाया बल्मा पायल यानी कि जो है ब्रैकेट सीरीज, बड़े प्यार से लाया बल्मा पायल बड़े प्यार से, टिफन और हम्फ्री। यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये 6 है। ओके, हमें जो यानी कि हम्फ्री यानी कि 6 से कहां जाना है, यानी कि 2 पे जाना है। ओके, तो यानी कि N2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6, और N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2। अब यानी कि फॉर्मूला लगा दीजिए, N2 कितना है 6, N1 कितना है 2, यानी कि इस प्रकार से। और N2 माइनस यानी कि कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई यानी कि कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 4 इंटू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 10। यानी कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी निकलेगी इनके बीच में, यानी कि जो है 10 निकलेगी। इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक फॉर्मूला बताया जाता है n इंटू n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये भी फॉर्मूला सही है, लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा, जब आप इन्फिनिटी से फर्स्ट में निकालोगे तो सही है। यानी कि हमेशा आप किसी ऊपर वाले से ग्राउंड स्टेट में आओगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना तो सही होगा, लेकिन अगर जब बीच में निकालोगे तो इसमें जो है आंसर नहीं आता है। तो इस कारण से आपको ये वाला जो है फॉर्मूला जो यानी कि क्या करना है, याद रखना है। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. ओके